हेलो, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। पर करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप यू विल फाइंड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। आपके लिए ये आज के क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, Armand Duplantis is associated with which sport? Armand Duplantis ये किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? दूसरा जो आपके लिए सवाल है वो है, एक्सिस बैंक ने कौन सी फिनटेक कंपनी के साथ टाई अप किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रूरल एरियाज में? तो आपको उस फिनटेक कंपनी का नाम बताना है। ये दूसरा प्रश्न हो गया आपके लिए। तीसरा जो प्रश्न है वो है, आज हम RODTEP ये स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम के बारे में आपको ये स्कीम का जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उसमें लेटर डी और लेटर टी का क्या मतलब है, वो किन वर्ड्स के लिए यूज किए गए हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद आज हम कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में एक न्यूज देखने वाले हैं। तो आपको बताना है कि कर्नाटक राज्य में एकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और जो आखिरी सवाल, जो आखिरी प्रश्न आपके लिए रहेगा वो ये है कि अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर का जो हाईकोर्ट है वहां पे नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है। उन चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो इन 5 सवालों के जवाब आपको सेशन एंड होते होते मिल जाएंगे और जो भी जवाब आपको सही लगेगा वो जवाब को आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो नाउ लेट अस बिगिन विद द एक्चुअल क्लास। आज सबसे पहली न्यूज हमारे पास क्या है, या जिस तरह मैं रोज कहता हूं, आज की सबसे पहली कहानी हमारे पास क्या है? तो पहली कहानी है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन ये एक ऐसी मैगजीन है जिसका नाम हम सबने सुन रखा है। दुनिया की सबसे पॉपुलर मैगजीन्स में से एक टाइम मैगजीन अपने कवर पेज पे उस व्यक्ति का नाम देती है जिसको वो वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है। इस साल टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर उस व्यक्ति का नाम है जिनका नाम साल भर हम लोग सुनते आ रहे हैं। नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और साल भर से ये न्यूज में है। न्यूज में रहने का कारण हम सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। रशिया जैसे एक बहुत बलशाली स्टेट को यूक्रेन से बहुत जल्दी वॉर जीत जाएगा ऐसा लग रहा था शुरुआत में, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है जब ये वॉर अभी भी चल रहा है और यूक्रेन ने बहुत कड़ी टक्कर रशिया को यहां दी है। अब जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये लड़ाई जो है फिलहाल 2 व्लादिमीर के बीच में चल रही है। एक तो व्लादिमीर जेलेंस्की है जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और दूसरे जो है वो व्लादिमीर पुतिन है जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। तो एक है व्लादिमीर और दूसरे है व्लादिमीर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस की वजह से ही आई थिंक वो स्पेलिंग में डिफरेंसेस है, पर इनके बीच में लड़ाई है। अब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है तो इसको तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिलना ही नहीं था, कोई चांस नहीं था, लेकिन यूक्रेन की साइड लेते हैं वो लोग, इसीलिए व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कॉमेडियन थे पहले और फिर बाद में जब पॉलिटिक्स में आए तो फिर सक्सेस भी मिला और प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के। पूरे वॉर के वक्त वो डटे रहे, अपनी सेना का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहे। इतना ही नहीं बल्कि जहां जहां सेना को तकलीफ हुई लड़ने में, उन सारे एरियाज में जाके उन्होंने विजिट भी किया है और इसीलिए उनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, कल हमने जो एक लिस्ट देखी थी वो लिस्ट थी 100 विमेन वाली लिस्ट। अगर आपको याद होगा बीबीसी ने दी थी 100 विमेन वाली ये लिस्ट। तो ये 100 विमेन वाली लिस्ट में व्लादिमीर जेलेंस्की की वाइफ जिनका नाम है ओलेना जेलेंस्की, इनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल था। ये यूक्रेन की फर्स्ट लेडी है तो इनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल था। देखो दिसंबर का महीना है, इसलिए इस महीने में हम पर्सन ऑफ द ईयर
एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड्स, ये सारे ऑफ द ईयर वाली ऐसी चर्चाएं बहुत होगी। तो ये सारे दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपको दिखेंगी, तो इस पे स्पेशल ध्यान रखना है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और कल 100 विमेन वाली लिस्ट में इनकी वाइफ का नाम था, उनका नाम है ओलेना जेलेंस्की। आई होप ये कहानी आपको समझ गई होगी। अब चलेंगे अपन अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट या अगली कहानी और एक लिस्ट के बारे में है। फिर से एक लिस्ट आई है जो 100 विमेन के बारे में बताती है, 100 विमेन के बारे में। और ये लिस्ट किसने पब्लिश की? कल की जो लिस्ट हमने बात की थी वो तो बीबीसी ने पब्लिश की थी, अब ये नई लिस्ट किसने पब्लिश की है? तो ये जो नई लिस्ट है वो आई है फोर्ब्स की तरफ से। वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे वो फोर्ब्स वर्ड दिख नहीं रहा था। हाँ, तो ये जो नई लिस्ट आई है ये आई है फोर्ब्स की तरफ से। फोर्ब्स, हमने कल भी एक फोर्ब्स की लिस्ट की चर्चा की थी। वो फोर्ब्स की लिस्ट की चर्चा जो थी वो थी फोर्ब्स में फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी इंडिया के जो एशिया के फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट थी वो आई थी कल, जिसमें गौतम अदानी का नाम सबसे ऊपर था। फिर इंडिया से शिव नादर का नाम था, अशोक सूटा का नाम था, इनका नाम उन फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में था। आज जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है वो आई है 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड। दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाएं, इनकी लिस्ट आई है। ठीक है, तो इन लिस्ट में इंडिया से कौन कौन नाम है हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, और फिर इस लिस्ट को टॉप किसने किया है या वर्ल्ड ओवर में टॉपर्स कौन है ये लिस्ट में, उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये लिस्ट में जो नाम आया है वो आया है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का। ये लिस्ट जो आ रही है ये आती है, हर साल आती है। तो चौथी बार ऐसा हुआ है जब ये लिस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इनका नाम उसमें आया है। और इनको इस साल जो रैंक मिला है वो मिला है 36। ये 4th टाइम इन अ रो, ये रैंक नहीं है, ये इस लिस्ट में इनका नाम आया है 4th टाइम, और इस साल का जो इनका रैंक मिला है वो है 36। इसके अलावा और किस किस का नाम है इस लिस्ट में? तो इस लिस्ट में आपको किरण मुजुमदार शॉ, इनका नाम मिलेगा, जो कि बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। इसके अलावा फाल्गुनी नायर, इनका नाम मिलेगा, जो कि नायका की फाउंडर है। इसके अलावा आपको इसमें जो नाम मिलेगा वो मिलेगा रोशनी नादर मल्होत्रा का। कल ही हमने जो फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट देखी थी उसमें इनके फादर यानी शिव नादर, इनका नाम था। इनकी ही बेटी यानी रोशनी नादर मल्होत्रा, ये अभी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन है। ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है किसी भी लिस्टेड IT कंपनी की इंडिया में। ठीक है ना, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो रोशनी नादर, इनका भी 53rd रैंक इसमें आया है। इतना ही नहीं, इनका नाम इस लिस्ट में इससे पहले भी 2 बार आ चुका है, तो ये तीसरी बार है। फिर माधवीपुरी बुच, इनका नाम हम इनके बारे में पहले भी सुन चुके हैं। ये सेबी की चीफ है, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन, इनका नाम है माधवीपुरी बुच। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी पहली महिला चेयरपर्सन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल, इनका भी नाम इस फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल विमेन की लिस्ट में आया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस लिस्ट में 6 इंडियन वुमेन के नाम है। 6 इंडियन वुमेन के नाम कौन कौन? एक है निर्मला सीतारमन, फिर है किरण मुजुमदार शॉ, फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवीपुरी बुच और है सोमा मंडल। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है, यानी दुनिया में सबसे पावरफुल महिला फिलहाल कौन है? तो वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। इनके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। इनका नाम वो 100 विमेन वाली जो लिस्ट बीबीसी ने दी थी उसमें भी था। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन है। किस तौर पे? क्योंकि ये यूरोपियन कमीशन की पहली महिला चेयरपर्सन है। तो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, शी इज फ्रॉम बेल्जियम, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड दैट इज व्हाई शी इज द मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड।
इसके अलावा फ्रांस की क्रिस्टीन लगार्डे, ये भी उसमें लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इस रैंकिंग में 3rd रैंक पे है। आई होप आपको ये सारे महिलाओं के नाम याद हो होंगे, सारे लेडीज के नाम याद हो होंगे। याद रखना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन उस लिस्ट में नहीं था या इनमें से कौन उस लिस्ट में था। रैंकिंग भी पूछी जा सकती है अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तो। स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर की रैंकिंग इन लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग अगले पॉइंट पे। आज की अगली कहानी किस बारे में है? अगली कहानी है हमारी B20 के बारे में। तो आप कहोगे मैंने सही तो सुना ना, अभी तक तो हमने G20 सुना था, अब ये B20 कहां से आ गया? तो देखो G20 जो है वो तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। अब ये कंट्रीज जो होती हैं, जो अभी साथ में मिलेगी, साथ में बैठ के चर्चा करेगी। अब इंडिया प्रेसिडेंट है तो इसकी फाइनल मीटिंग इंडिया में ही होगी। तो ये G20 ग्रुप में जितने भी बिजनेसेस हैं, वो सारे बिजनेसेस का जो मीटिंग्स होगी उसका एजेंडा तय करने के लिए जो कमिटी होती है उसके चेयरमैन जो बने हैं वो बने हैं एन चंद्रशेखरन। देखिए G20 में 20 कंट्रीज है, राइट, और ये 20 कंट्रीज के बिजनेस चलाने हैं, बिजनेस एजेंडा लीड करना है। तो ये बिजनेस वाला जो 20 कंट्रीज का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है B20। तो इट इज बिजनेस 20, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो G20 का जो बिजनेस ग्रुप है वो है B20, और ये B20 जो एजेंडा सेट करता है तो उसके चेयरमैन अभी कौन होंगे? उसके चेयरमैन होंगे एन चंद्रशेखरन, जो कि हमको पता है कि ये टाटा सन्स के चेयरपर्सन है। तो टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन ये B20 के भी चेयरपर्सन होंगे। इनके सेक्रेटरी के तौर पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII काम करेगी। हमको ये दोनों नाम और दोनों चीजें क्लियरली याद रखनी है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे अगली पॉइंट पे। अगला मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा था कि दिसंबर का महीना है, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर जो हमने कुछ देखे इससे पहले, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वाले, फिर हमने देखे पर्सन ऑफ द ईयर, आज ही देखा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आया, 100 विमेन की लिस्ट आई, विमेन ऑफ द ईयर इतनी सारी, है ना। वैसे ही अब एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये हर साल अनाउंस होते हैं, और इस साल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में तो जो कैटेगरीज थी, यानी मेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर और विमेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, उनके नाम सामने आ चुके हैं। तो ये कौन है दो लोग? तो जो विमेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है वो है सिडनी मैकलाफिन लेब्रन। सिडनी मैकलाफिन लेब्रन, इनको आप सिडनी मैकलाफिन करके भी याद रख सकते हैं। देखो इनका नाम याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं, ये इनके इसमें हंसना रोना दोनों शामिल है। देखो इनके सरनेम में है लाफिन, लाफलिन, लाफ यानी हंसना भी शामिल है और रोना भी शामिल है ना, तो हंसना रोना दोनों। तो मैकलाफी लेब्रोन ये जो है ये है USA से, और ये बनी है महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ये क्या करती है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। She is a 400 मीटर हर्डल्स रेसर, है ना, वो 400 मीटर हर्डल्स की रेस में हिस्सा लेती है। इस साल 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इतना ही नहीं तो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। तो मैकलाफिन लेब्रन ये बनी है महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। फिर मेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर यानी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन कौन बना है, तो वो बने हैं मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस एक्चुअली ये इनका निक नेम है, इनका नाम है अरमांड डुप्लांटिस। एक्चुअल नाम जो है वो है अरमांड डुप्लांटिस। तो ये अरमांड डुप्लांटिस पोल वॉल्ट करते हैं। पोल वॉल्ट का मतलब वो पोल लेके जाना होता है और फिर जंप करना होता है, तो पोल वॉल्ट। तो पोल वॉल्ट की स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, और इन्होंने भी इस साल काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं। पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, he has already broken the pole vault record on 3 occasions। 3 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
तोड़ चुके हैं इस साल, और इसीलिए उनको मैन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। आई होप आपको ये दोनों व्यक्तियों के नाम याद रहेंगे। डुप्लांटिस जो कि वर्ल्ड मेल एथलीट ऑफ द ईयर है, और वर्ल्ड फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर बनी है मैकलाफ्लिन लेवरोन। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। चले अगले पॉइंट पे। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अवार्ड है जिसमें जो हमारे यानी नाम तो हमारे बहुत करीब है। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। एक्चुअली इसका अगर पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस की साइट पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड। तो ये दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड है क्या? देखो, दिवाली हम कब से मना रहे हैं, यानी जितना हमको पता है श्री राम जब लंका जीत के यहाँ आए थे तब से हम दिवाली मना रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने दिवाली को रिकॉग्नाइज करने में कुछ थोड़े ज्यादा साल लगा दिए। दिवाली को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया था 2014 में, 2014 में रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद फिर एक फाउंडेशन बनी, दिवाली फाउंडेशन, और फिर यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया। उस अवार्ड का नाम है दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड। ये अवार्ड जो व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से काम करता है, मतलब पीस के हिसाब से, वर्ल्ड पीस रहे इस हिसाब से जो व्यक्ति काम करता है उन व्यक्तियों को दिया जाता है। और कौन से भी व्यक्तियों को नहीं, तो ये दिया जाता है डिप्लोमैट्स को। याद रखिए, ये अवार्ड डिप्लोमैट्स को दिया जाता है, और इसीलिए इसको डिप्लोमैट्स में सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी। ये अवार्ड को कहा जाता है ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी, है ना। तो इनमें इसमें जितने भी अवार्ड्स देंगे उसको ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाई दीज अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन अवार्ड्स पे आज हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये अवार्ड कितने लोगों को मिले? तो अभी इस साल ये जो अवार्ड मिले वो एक्चुअली 4 अलग अलग डिप्लोमेट्स को मिले हैं और एक यूएस लॉ मेकर को मिला है। यूएस लॉ मेकर मतलब यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके मेंबर, ठीक है ना। तो पहले तो इन पे चर्चा कर लेंगे। इनका नाम है एलियट लांस एंजल। ये वो यूएस लॉ मेकर है जिनको दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड मिल गया। देखो, ऑस्कर अवार्ड मिल गया इनको, लेकिन काय का मिला? ऑस्कर अवार्ड ऑफ डिप्लोमेसी मिला। एक्टिंग तो कर नहीं सकते थे, डिप्लोमेसी का ऑस्कर अवार्ड मिल गया, ठीक है। इसके अलावा कहा एमनाजे जो कि जॉर्जिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस के लिए, उनको मिला है। फिर मिला है ग्रेनेडा के कीशा मैगवायर को, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी ग्रेनेडा की यूनाइटेड नेशंस के लिए, उनको मिला है। इसके अलावा ये अवार्ड मिला है जॉर्जी विक्लीव को और जॉन क्लॉड डे रोगो, इनको। तो ये 4 डिप्लोमेट्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर है, स्पेशली अगर इनके बारे में आपको बताऊं मैं, तो ये फॉर्मर चेयरमैन थे फॉरेन अफेयर्स कमिटी के। एलियट लांस एंजल ये फॉरेन अफेयर्स कमिटी जो है यूएस की, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं और डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे थे। इसीलिए इनको यूनाइटेड नेशंस का ये दिवाली पावर ऑफ द वन अवार्ड मिला है। आई होप इस अवार्ड के बारे में आपको सफिशिएंट जानकारी मिल गई होगी। किस किस को अवार्ड मिले उनके नाम तो यहाँ दिए ही हुए हैं। इतना ही नहीं, अवार्ड दिया किस लिए जाता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप यहां तक आपको ये कहानी भी क्लियर हो गई होगी। चले अगले पॉइंट पे। तो अगली कहानी किस चीज से रिलेटेड है हमारी? ओके, अगली कहानी रिलेटेड है बहुत अच्छे टाइप से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का देखो यहां वर्ड आया है फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहले तो ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली एक प्रयास है हमारा जिसकी वजह से हम जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर पड़े हुए लोग हैं, किसी भी कारणवश
उनको फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करे, फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, किसी खेत में काम करने वाला कोई लेबर है, अब वो काम करता है, उसको सैलरी मिलती है रोजाना के हिसाब से। अब रोज रोज की जो उसको मजदूरी मिलती है वो तो बैंक की खाते में जाके नहीं जमा करता, वो उसका वैसे ही कैश में इस्तेमाल करता है। तो इस व्यक्ति का बैंक का खाता नहीं होगा। अब ये बैंक का खाता नहीं होगा तो इसको कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो फाइनेंशियली जो कंट्री की हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है उससे ये व्यक्ति भले ही कंट्री में हो लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो इन सारे घटकों को फाइनेंशियल सिस्टम में या नेट में लाने का काम करने को ही बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकारें तो काम कर ही रही है। जनधन योजना सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था जब सरकार ने शुरू किया था। वैसे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। तो अब हम उसी बात पे चल रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया। उसमें अभी एक काम किया है स्पाइस मनी ने। स्पाइस मनी ने क्या किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है ना। तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज के लिए काम करना शुरू किया। मतलब क्या, स्पाइस मनी का एक काम चलता है, ठीक है, इनका एक अधिकारी नेटवर्क है, अधिकारी नेटवर्क। हाँ, इनके अधिकारी हैं जो रूरल एरियाज में जाते हैं, लोगों के साथ फाइनेंशियल व्यवहार करने में सक्षम है। ऐसे अधिकारी नेटवर्क्स का इस्तेमाल अब एक्सिस बैंकों की स्कीम्स या फिर बहुत जल्दी अकाउंट खोलना है तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो गया, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया, या करंट अकाउंट ओपनिंग हो गया, ये सारी चीजें अब बैंक की, एक्सिस बैंक की ये सारी सुविधाएं स्पाइस मनी रूरल एरियाज में जहां पे फाइनेंशियल जो ऐसे लोगों तक ले जाएंगे जिनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज स्पाइस मनी कर रहा है, किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। इस पे सवाल बन सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक्सिस बैंक के साथ कौन सी फिनटेक कंपनी ने पार्टनरशिप की है, तो नाम आपको याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पाइस मनी ने किसके साथ की है, तो दोनों तरफ से आपको चीजें याद होनी चाहिए। आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा जैसे जैसे एक चीज यहाँ पे रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपने राकेश मखीजा जो है वो है एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन। राकेश मखीजा ये एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन है, ठीक है। और इसके अलावा एमडी और सीईओ कौन है, एमडी एंड सीईओ, तो एमडी एंड सीईओ है इनके अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी, ठीक है। आई होप ये दोनों नाम आपको याद रहेंगे। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, इनके जो चेयरपर्सन है वो है राकेश मुखीजा, और इनके जो एमडी एंड सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी। ये दो चीजें भी साथ में आप ऐड कर लो या याद रखो तो बहुत अच्छा होगा। चलो अब चलेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगली कहानी क्या सुनेंगे। ओह, अब ये एक स्कीम है, और ऐसी स्कीम है जो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल पॉइंट है, फैक्ट भी है इसमें और कंसेप्ट भी है। ये क्या दिया गया है, देखो, गवर्नमेंट इंक्लूड्स केमिकल, स्टील, केमिकल एंड फार्मा, सॉरी, गवर्नमेंट इंक्लूड्स स्टील, फार्मा एंड केमिकल्स इन RODTEP स्कीम एज एक्सपोर्ट फॉल्टर। मतलब क्या, देखो दुनिया भर में रिसेशन आया हुआ है, यूके में तो ऑफिशियली आ गया है, यूएस में जो है उसको माइल्ड रिसेशन कहा जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है वो तकलीफ में है। मतलब क्योंकि अब वहां रिसेशन है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां के लोग खरीदेंगे नहीं ना, इसलिए एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो इंडस्ट्री को कुछ तो भी रियायतें देने की हमेशा सरकारें कोशिश करती है ऐसे समय पे, एक्सपोर्टर्स को, जो लोग माल बाहर बेचते हैं उनको। अब इसके लिए एक सिस्टम भी है, जब फॉल्टर नहीं भी होता तब भी एक सिस्टम इंडिया में है। उस सिस्टम को बोला जाता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो ये RODTEP स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको यहां मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म है
रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। मतलब क्या, आप उसको याद भी रख सकते हैं। देखो, रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और काय पे, ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। रेमिशन का मतलब है वापस मिलना। क्या वापस मिल रही है आपको? मिल रहा है ड्यूटीज और टैक्सेस, ये वापस मिल रहे। वापस मिल रहे मतलब जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेट से मैंने बना दिया ये पेन, अब मैंने पेन बना दिया और ये पेन मैं एक्सपोर्ट करता हूं लेट से, तो जब मैं बना रहा था तो इंडिया में काफी सारी चीजें मुझे ये बनाने के लिए लेनी पड़ी। बाद में यहाँ से अभी मैं मेरे शहर से कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई ले जा रहा हूँ, तो वहां तक मुझे टैक्सेस पड़े, अलग अलग ड्यूटीज पड़ी, तो ये सारा मैंने पे किया। लेकिन अब सरकारों का मानना क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सरकारों का मानना क्या है कि आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, लेकिन इस पे लगा हुआ टैक्स एक्सपोर्ट मत करो। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो और टैक्स एक्सपोर्ट मत करो का? अगर फोकस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्लियरिटी ठीक है ना? चलो, तो फोकस, सॉरी आपका फोकस बना रहने दो। हाँ, तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और ये प्रोडक्ट मैंने मुंबई जाके बेचने का सोच रहा हूं, तो मुझे इस पे काफी सारी ड्यूटीज और टैक्सेस लगी है। अब सरकारों का, दुनिया भर की सरकारों का मानना क्या है कि आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करिए, लेकिन उस पे लगे टैक्सेस और ड्यूटीज एक्सपोर्ट मत करिए। मतलब आप जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आप उसके साथ अगर इसकी भी टैक्सेस और ड्यूटीज की भी प्राइस ऐड करते जाएंगे, तो वो तो उधर बाहर जाने के बाद बहुत ही महंगा मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस ड्यूटीज बहुत लगती है। तो इसीलिए सरकारों ने क्या शुरू किया कि सरकारों ने ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उन पे कुछ कैशबैक देना शुरू किया। कैशबैक, जैसे पेटीएम का कैशबैक मिलता है ना अपने को, वैसे कैशबैक देना शुरू किया। मतलब क्या कि अगर आप प्रोडक्ट, एक समझो सरकार ने बोला कि हम आपकी प्रोडक्ट पे आपको 3% का कैशबैक देंगे, 3% का। तो अगर आपका वो प्रोडक्ट 100 रुपए का जा रहा है, तो आपको 3 रुपए का कैशबैक सरकार की तरफ से मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितना भी ड्यूटीज टैक्सेस हमने पे किया है वो सब आपको वापस मिल गया, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उस पर। तो ये एक स्कीम है RODTEP। अब इसमें सारे के सारे गुड्स तो इन्वॉल्व नहीं थे। इस स्कीम में ये 3 सेक्टर्स पहले इन्वॉल्व नहीं थे। कौन कौन? स्टील, फार्मा और केमिकल्स, दीज वेयर नॉट इन्वॉल्व। अब क्या हुआ है, इन 3 सेक्टर्स को भी ऐड किया है। तो अभी अगर स्टील भी आप एक्सपोर्ट करोगे या केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स, तो उसमें भी आपको रिफंड मिलेगा, रेमिशन मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। ये एक्चुअल कैश के फॉर्मेट में नहीं मिलता, ये कैशबैक कूपन के फॉर्मेट में मिलता है। स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, वो कूपन के फॉर्मेट में मिलता, जिसको कैश तो नहीं करा सकते लेकिन किसी को आप बेच सकते हो। ये अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखो, स्कीम क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का रिमिशन मिलता है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, उसको बोला जाता है RODTEP स्कीम। और इस स्कीम में 3 नए सेक्टर्स को ऐड किया है। कौन से? स्टील, फार्मा और केमिकल्स। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गई होगी चीज। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये स्कीम में जो चेंजेस हुए हैं ये कब से लागू हुए, क्योंकि एग्जाम तो बाद में होगी अभी, या कब से लागू होंगे? तो वो लागू होंगे 15 दिसंबर से, 15 दिसंबर 2022 से ये लागू होंगे। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं, 1000 करोड़ रुपीज अलग से रखे हैं ये रिफंड देने के लिए, ठीक है ना? चलो, अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरे कल के तो इलेक्शन के रिजल्ट है, दिन भर तो आपने टीवी पे ये रिजल्ट देखे ही होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बताऊं तो सही आपको, लेकिन शॉर्ट में बताऊं। काफी लोग ऐसे भी है जो टीवी नहीं देखते, या बाकी कुछ लोगों को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना भी बहुत अच्छा लगता है ना? तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट करंट अफेयर्स का भी होगा, इसलिए लाया हूं। क्या है? तो कल तो रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स आए तो असेंबली इलेक्शंस के बारे में आए, और MCD के इलेक्शंस दिल्ली के हुए उसके रिजल्ट भी आए एक दिन पहले, है ना? तो एक दिन पहले MCD दिल्ली के इलेक्शन आए, कल 2 स्टेट्स के असेंबली के इलेक्शंस आए, और कुछ बाइपोल्स भी हुए थे। यानी ऐसी जगह है जहां पे बाइपोल्स क्या होता है, ऐसी जगह जहां का आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर किसी कारण उस सीट पे कंटिन्यू नहीं कर सके, एक तो ऊपर चला जाए, जेल हो जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे केस में वहां पे फिर से इलेक्शन कराया जाता है ना?
तो उसको कहते हैं हम लोग बाइपोल्स। तो कुछ जगह पे बाइपोल्स भी है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल जो रिजल्ट आए उनमें 2 स्टेट के असेंबली इलेक्शंस हुए, एक हुए गुजरात के, दूसरे हुए हिमाचल प्रदेश के। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके सामने आई, अब तक का सबसे ज्यादा सीट का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और दूसरा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां पे कांग्रेस ने बाजी मारी, तो कांग्रेस को वहां पे 40 से 39-40 सीट्स मिली है, फाइनल आंकड़ा जो है। तो यहाँ पे बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ है, और गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है। दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। गुजरात में हालांकि उन्होंने खाता खोला है, विच इज अ गुड थिंग, तो एक नई पार्टी है, खाता खुल गया, और इसी के वजह से अब क्योंकि उनके विधायक 4 अलग अलग स्टेट्स में है, 6% से ज्यादा उनका वोट शेयर रहा है, तो अब वो नेशनल पार्टी बन गई है, राइट। तो ये एक उसमें से बड़ी न्यूज। दूसरी बड़ी न्यूज, जो तीसरा इलेक्शन हुआ जो परसों रिजल्ट आए थे उसके, वो था दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन। अब कहोगे आप सर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों किया है? क्योंकि ये मुंबई के बाद की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बहुत पैसा होता है इसमें, और इसीलिए वो एमसीडी का भी इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, बराबर है। इसमें भाजपा जो है यानी बीजेपी वो सेकंड नंबर पे रही, आम आदमी पार्टी टॉप किया है 134 सीट्स के साथ एक्चुअली। लेकिन जितनी सीट्स आनी चाहिए थी आपको उतनी नहीं आई, इसलिए वो थोड़े से दुखी है, लेकिन टॉपर्स बनी इसलिए खुश है। बीजेपी को लग रहा था इससे भी कम सीटें आएंगी, लेकिन उनको अपेक्षा से ज्यादा सीटें आ गई, इसलिए वो भी खुश है। कांग्रेस कुछ सीटें आई इसलिए वो भी खुश है। तो ऐसा करके आई थिंक दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन में सभी खुश है ना। तो पहले ये तीनों जगह गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, और ये दिल्ली एमसीडी भी जो थी वहां पे 3 अलग अलग नगर निगम थे, अब उनको सबको एक कर दिया गया है। तो उसमें भी बीजेपी की ही सरकार थी। अब हर एक ने, गुजरात बीजेपी की तरफ है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर जाएगा, और आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी पे कब्जा करेगी। ठीक है, तो ये रहे इलेक्शन के रिजल्ट इन शॉर्ट, डिटेल में कभी आराम से चर्चा करेंगे। ठीक, आई होप ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे हम अगले पॉइंट की ओर, अगली कहानी की ओर। अगली कहानी आती है फिर से थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ा सा एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केरल के यूनिवर्सिटीज के चांसलर का। देखिए, हर स्टेट में, जनरली हर स्टेट में क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो ही वहां की जो इतनी यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर्स होते हैं, उसके चांसलर होते हैं। यानी जो लोग एक्चुअली यूनिवर्सिटी चला रहे हैं उनके जो हेड होते हैं वहां पे, प्रैक्टिकली जो हेड होते हैं वो होते हैं वाइस चांसलर, राइट। और चांसलर कौन होते हैं? तो गवर्नर होते हैं। जैसे महाराष्ट्र की सारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर महाराष्ट्र के गवर्नर है, और बाकी फिर वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव बाकी सारे काम देखते हैं। तो केरल में क्या हो गया कि वहां पे पिनाराई विजयन ये चीफ मिनिस्टर है, और वहां के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब आरिफ मोहम्मद खान के पास यूनिवर्सिटीज में कुछ अमेंडमेंट के बिल आए थे, तो उन्होंने वहां पे साइन करने से मना कर दिया, कंट्रोवर्सी हो गई। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान ने ये बोला था कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं, तो वहां की अपॉइंटमेंट जो हुई है वाइस चांसलर्स की, वो अपॉइंटमेंट सही नहीं है, उसको रद्द करना चाहिए क्योंकि वो अनलॉफुल है। तो अब क्या हो गया कि सरकार के बीच में, यानी केरल गवर्नमेंट के बीच में, जो गवर्नमेंट एलडीएफ की है ना, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो इनकी और गवर्नर की, गवर्नर यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनके बीच में अभी तलवारें खिंच गई है ना। तो अभी आमने सामने खड़े हैं और हो गई है कंट्रोवर्सी, जिससे जो कुछ नया नहीं है। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी का अगला कदम क्या है कि एक नया 9 दिन का अलग से स्पेशल सेशन वहां की सरकार ने बुलाया है, और इसमें वो बिल पास करने वाले हैं, जो बिल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बिल में उन्होंने बोला है कि अब से गवर्नर हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज के चांसलर नहीं रहेंगे, हम अलग से चांसलर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में एक नया बिल अभी केरल गवर्नमेंट वहां पे ला रही है, तो इस मुद्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये जैसे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, ये इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले बंगाल के गवर्नर थे, तो वहां पे भी ममता बनर्जी के साथ इनकी अच्छी खासी अनबन चलती रहती थी। इनका भी यूनिवर्सिटी के चांसलर का पद से वही हुआ था, यानी बंगाल की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही बिल वहां पे पास करवाया, कहाँ पे, बंगाल की विधानसभा में। तो
तो अभी स्टेट्स में ये भी चल रहा है कि जो गवर्नर होते हैं उनको चांसलर ना रखा जाए, इसके लिए भी बिल वगैरह लाए जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज थी, बताना आपको जरूरी लगा इसलिए यहाँ पे लाई है। चलो आगे चलते अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है न्यूक्लियर पावर, हमारी की रिक्वायरमेंट जो बढ़ती जा रही है। अब हम जैसा हमने कहा था कि 2030 तक 50% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस हमको करना है, और पावर का कंजम्पशन क्योंकि हमारा बढ़ रहा है, तो अभी सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी और बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हमको पता है कि इंडिया में सिर्फ 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल है। ये 7 पावर प्लांट्स ऑपरेशनल कहाँ कहाँ है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में 7 ऑपरेशनल पावर प्लांट्स कहाँ है? तो एक तो है आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से पास है ना। फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये राजस्थान में है। फिर है अपना काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात में है, और महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये हो गए 4। साउथ इंडिया में 3 है, कर्नाटक में है काइगा जनरेटिंग स्टेशन, तमिलनाडु में है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और तमिलनाडु में ही है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये 7 ऑपरेशनल स्टेशन है। इसके अलावा 11 अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट्स है, उन पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू है। ये तो हो गए। इसके अलावा अभी सरकार सोच रही है कि 10 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाए। सरकार क्या सोच रही है? सरकार सोच रही है कि 10 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाए। सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट का प्लान कितने और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का है, तो नंबर याद रखना 10, ठीक है ना। ये 10 न्यूक्लियर प्लांट बनाने का सरकार सोच रही है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एटॉमिक एनर्जी के, एटॉमिक एनर्जी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये जवाब दिया। अब पूछो मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर है, ये डिपार्टमेंट जो आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो सीधा आता है प्रधानमंत्री के अंदर, यानी प्रधानमंत्री ही उसके मिनिस्टर है। लेकिन कामकाज संभालने के लिए कौन है? जितेंद्र सिंह है। तो इन्होंने लोकसभा में सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी इन्होंने बताया कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एटॉमिक एनर्जी के, तभी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का 10 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्लान चल रहा है ना। और ये जो 10 रहेंगे, ये 10 इंडिजीनियस रहेंगे। इंडिजीनियस मतलब कंप्लीटली देसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी उसी पे बेस्ड रहेगा। यानी 700 मेगावाट का टोटल प्रोडक्शन यहाँ से होगा, और ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रहेंगे। आई होप ये नया पावर प्लांट का प्लान आपको पता चल गया। अभी देखो 10 नए पावर प्लांट बनने वाले हैं, तो अभी ये प्लान भी आपको पता चल गया। नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, सवाल अगर आएगा तो नंबर से आएगा। या फिर सवाल ये भी आ सकता है कि ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन से हैं या कहाँ हैं, तो याद रखना जरूर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब है 3 अपॉइंटमेंट्स मतलब आपको नाम याद रखने हैं। अपॉइंटमेंट्स कहाँ कहाँ क्या क्या किसकी किसकी अपॉइंटमेंट हुई, चलो नजर डालेंगे। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट पे नजर डालेंगे जो हुई है ओएनजीसी के चेयरपर्सन के तौर पे। ओएनजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? ओएनजीसी के चेयरमैन वो है अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह ये वैसे बीपीसीएल के चेयरपर्सन थे पहले, फिर तो रिटायर हो गई है, और अभी इनको यानी 3 साल के लिए और चेयरमैन बनाया गया है। अब ये 3 साल के लिए चेयरमैन किसके बने हैं? ओएनजीसी के, है ना। ओएनजीसी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन 70% ऑफ द क्रूड ऑयल इन इंडिया ये ओएनजीसी ही बनाता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो ये तो बीपीसीएल के चेयरमैन थे पहले, है ना, एक्स चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल। तो एचपीसीएल आपने नाम सुना होगा, तो एचपीसीएल कम्स अंडर ओएनजीसी। एचपीसीएल ये ओएनजीसी की सब्सिडरी है ना। तो ये ओएनजीसी के चेयरमैन अगले 3 साल के लिए, ड्यूरेशन कितना होगा इनका? 3 साल के लिए कौन बना है चेयरमैन? अरुण कुमार सिंह। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो ही है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में। एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेक्रेटरी जो थे ट्रांसमिशन विभाग के, उनका नाम है मोहम्मद अफजल। नाम है उनका मोहम्मद अफजल। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ट्रांसमिशन का जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी थे। अब इनको दे दिया गया है प्रमोशन, और इनको बोला है भाई साहब अभी आप नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कमीशन जो है
उसके आप गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर बन जाइए। तो सरकार के नॉमिनेटेड डायरेक्टर एनएचपीसी में अब कौन रहेंगे? वो रहेंगे मोहम्मद अफजल जी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये भी सवाल आ सकता है कि एनएचपीसी कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है? तो एनएचपीसी आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। और ओएनजीसी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ओएनजीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ, बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये इसके अंदर आता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जिसके बारे में मैंने आपको सवाल भी पूछा है क्वेश्चंस फॉर टुडे में, तो तीसरा जो है वो है जस्टिस ताशी रावस्तान। जस्टिस ताशी रावस्तान, इनकी जम्मू एंड कश्मीर के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्ति हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्ति हुई है। और किसके जगह आए हैं ये? तो वहां पे पहले जो थे वो थे जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, ये जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, इनकी रिटायरमेंट हो गई तो वो जगह खाली हुई। तो उस जगह को किसने भरा है? अभी उनको भरा है जस्टिस ताशी रावस्तान ने। ठीक है, आई थिंक ये तीनों अपॉइंटमेंट्स आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। चलो अब चलते हैं अगली कहानी पे। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है चेस से जुड़ी हुई। इंडिया को नए ग्रैंड मास्टर मिले हैं। और ये इंडिया के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है? ये इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर है। 77, जस्ट इमेजिन, 77th ग्रैंड मास्टर, है ना। नाम क्या है इनका? इनका नाम है आदित्य मित्तल। और आदित्य मित्तल ये मुंबई से है, 16 साल का लड़का है आदित्य मित्तल। ही इज ओनली 16, ही इज फ्रॉम मुंबई एंड हैज बिकम 77th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, है ना। अब ये कैसे हुए ग्रैंड मास्टर? कोई ग्रैंड मास्टर कैसे होता है? क्या करना होता है? जब आप सारी चेस की टूर्नामेंट्स खेलते हो ना, तो अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ये इसको रेटिंग्स कहा जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग होती है, ये इलो रेटिंग्स, ELO, एलो रेटिंग्स, एलो या इलो रेटिंग्स, पता नहीं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या, लेकिन एलो रेटिंग्स। ये एलो रेटिंग्स का 2500 का आंकड़ा पूरा करना होता है। अब इन्होंने ये 2500 का आंकड़ा पूरा किया। एक ही कंडीशन नहीं है, दो अलग अलग कंडीशन है। तो इन्होंने 2500 का आंकड़ा पूरा किया। कब पूरा किया? जब ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, उसके 6th राउंड में थे। टूर्नामेंट कहां चल रहा था? टूर्नामेंट चल रहा था स्पेन में। टूर्नामेंट का नाम क्या है? एलोब्रेगाट ओपन टूर्नामेंट। तो ये एलोब्रेगाट ओपन टूर्नामेंट जो स्पेन में चल रहा था, उसके 6th राउंड में खेल रहे थे। और तब इनका ये 2500 का स्कोर पार हो गया। अब 2500 का स्कोर अगर किसी का पार हो जाता है तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। भले ही फिर उसके बाद 2500 के नीचे पॉइंट आ जाए, लेकिन फिर भी वो ग्रैंड मास्टर ही कहलाएगा। और एक बार अगर ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया तो फिर ये टाइटल आजीवन आपके साथ रहेगा, जब तक ये टाइटल आपसे छीना नहीं जाए। टाइटल देता कौन है? टाइटल देता है चेस को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम है FIDE। चेस को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज या रेगुलेट करने वाली बॉडी जो है FIDE, ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल देती है। तो ये तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक आप चीटिंग करके ये टाइटल ना लो, तभी छीना जाएगा। अदरवाइज अगर एक बार ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा। तो सिर्फ क्या एलो रेटिंग्स पे ही ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है? नहीं, तो इसमें GM नॉर्म्स भी होते हैं जो पूरे करने होते हैं। GM नॉर्म्स म्हणजे क्या? GM नॉर्म्स यानी क्या होता है? तो GM नॉर्म्स यानी एग्जैक्टली होता है टूर्नामेंट्स, ऐसी स्पेशल टूर्नामेंट्स जहां पे सिर्फ अच्छे अच्छे स्कोर्स वाले यानी अच्छे इलो रेटिंग वाले प्लेयर्स ही आते हैं। तो उन टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लेना होता है या उसमें जीत हासिल करनी होती है, तब आपको GM नॉर्म मिलता है। तो ऐसे 3 GM नॉर्म्स ये पहले ही ले चुके हैं, यानी ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं। तो इनका जो पहला GM नॉर्म था, आपको यहां दिखेगा, इनका जो पहला GM नॉर्म था वो इनको 2021 में सर्बिया मास्टर्स में मिल चुका है। इसके अलावा इसी एब्रोगाट ओपन टूर्नामेंट जो पिछले साल हुई थी 2021 में, ये बहुत लकी रही है इनके लिए, इसमें GM नॉर्म इनको दूसरी बार मिला। और फिर तीसरा जो इनको मिला वो मिला सर्बिया मास्टर्स इस साल जो हुई 2022 में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, सर्बिया मास्टर्स और इलोब्रेगाट ओपन, ये 2 टूर्नामेंट्स पिछले साल और ये साल, इन्होंने इनको 77वां ग्रैंड मास्टर बना दिया है। तो आई होप आदित्य मित्तल का आप नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंडिया के सबसे नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, चलो अब चलेंगे अगली कहानी पे। अगली कहानी क्या है?
अगली अब कहानी नहीं है, अब क्या स्लाइड खत्म, आखिरी बचा है स्लाइड। आखिरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। कौन सा डे है आज? आज है एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन। देखो, करप्शन करना ही गलत है ना, ये यूनाइटेड नेशंस ने भी जाना, लेकिन इसके बारे में रिजोल्यूशन कब पास किया? इसके बारे में रिजोल्यूशन पास किया 31 अक्टूबर 2003 में। ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिजोल्यूशन पास किया, ये पास किया 31 अक्टूबर 2003 में। अब 2003 में रिजोल्यूशन पास हो गया, रिजोल्यूशन पास हुआ मतलब इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, मैं यहां लिखता हूं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, है ना। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूएनसीएसी, यूएनसीएसी। तो ये यूएनसीएसी कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2003 को हुआ था। अब ये यूएनसीएसी को कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। मतलब इसका जो इस साल का थीम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन का थीम क्या है? यूएनसीएसी एट 20, क्योंकि 20 साल हो गए यूएनसीएसी को। यूएनसीएसी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो इसको होगा 20 साल। तो यूएनसीएसी एट 20, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। इसका इस साल का थीम क्या है? दुनिया को करप्शन के अगेंस्ट इकट्ठा करो, भाई इकट्ठा करो जल्दी। लाच घेणे आणि देणे दोन्ही पाप आहे, जर कोणी तुम्हाला लाच मागत असेल तर एंटी करप्शन ब्यूरोशी संपर्क साधा, ऐसा हम हमेशा पढ़ते हैं और फिर नीचे से हरी पत्ती चिपका देते, बराबर है। तो ऐसा करने का नहीं, इंडिया शुड इंडिया शुड फाइट अगेंस्ट करप्शन। और इसी इंडिया ही नहीं, दुनिया करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही है, हमको साथ देना है ना। तो फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आई थिंक आज की सारी कहानियां, जितनी भी कहानियां आज हमने देखी, वो सारी आपको क्लियर हो गई होगी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में हम देखा, 6 विमेन की लिस्ट, 6 इंडियन विमेन ने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो लिस्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी की हुई, उसमें नाम बनाया है, वो भी हमने देखा, है ना। B20 के बारे में आपने सुना आज, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो बने, मेल और फीमेल दोनों के नाम हमने जाने, और काफी सारी चीजें आज हमने सीखी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो सवाल पूछे थे सबसे पहली स्लाइड में, तो जो सवाल पूछे थे सबसे पहली स्लाइड में, अब आई होप इन पांचों सवालों के जवाब, पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कहां देने हैं? कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। चलो यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।